हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही मेरी? गुड मॉर्निंग स्वीट मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं भाई? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? सभी अच्छे हैं, चंगे हैं? चलिए बहुत अच्छा। आज कहते हैं ना, लाखों गम जमाने में मोहब्बत के सिवा। एग्जैक्टली आज यही हुआ है। मैं क्लास यहाँ पहुँचा हूँ नियर अबाउट 9:15 पर, तो देख रहा हूँ पूरे मुखर्जी नगर में लाइट गायब है। देन फिर वही तुरंत पाटिल सर से कांटेक्ट किया कि सर अब देखिए, शुक्र ये था कि नियर अबाउट 35-36 पे लाइट आ गई और उसके 5 मिनट बाद नेट भी कनेक्ट हो गया। अदरवाइज ये हो रहा था कि देखिए नेट कब कनेक्ट हो, क्योंकि लाइट जब चली जाती है तो एरिया का नेट भी चला जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आप लोगों ने देखा कि विश्व में बहुत सारी भौगोलिक बातें हैं, बहुत सारी चीजें जिनको हमें डिफरेंट डायमेंशंस में देखना है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ हो सकता है बच्चे ज्योग्राफी शायद पहली बार पढ़ रहे हो। ऐसे बच्चे हैं क्या जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हों? बताइए। सर 11वीं 12वीं में पढ़ा था। अच्छा, पहली बार है। हाँ मतलब स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, उसके बाद तो काफी एक लंबा गैप हो जाता है। और रिजल्ट ये होता है कि जब भी स्कूल में पढ़ते हैं तो इतिहास भूगोल तो हमारे सबसे इग्नोर्ड टॉपिक होते हैं। बस ये रहता है कि पास हो जाए, बस बाकी तो सब ठीक है। तो आज मैं थोड़ा अगले 4-5 दिन तक जो अपनी क्लास है मैं एनसीईआरटी बेस्ड लेके चल रहा हूं। आप लोगों ने 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 6-7-8 की एनसीईआरटी पढ़ी है? कुछ बच्चों ने या नहीं एनसीईआरटी पढ़ी है? बताइए। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए। थोड़ा सा बेसिक चीजों को माइंड में इवॉल्व कराऊंगा कि भाई टर्मोलॉजीज क्या हैं, भूगोल के कई सारी बातें क्या हैं, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। और इस क्रम में आप लोगों के लिए 6-7-8 की एनसीईआरटी जो है बहुत ही फ्रूटफुल है बच्चों, बहुत ही फ्रूटफुल। खासकर उसमें टर्मोलॉजीज को समझने में बहुत सारी जो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं उनको समझने में आपको आसानी होती है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी विषय हो, स्पेशली ज्योग्राफी एज ए साइंस, हालांकि बात सभी जगह अप्लाई होती है, बट स्पेशली इन ज्योग्राफी टर्मोलॉजी का अपना विशेष महत्व होता है। शब्द विशेष महत्व रखते हैं। यदि उनको आसानी से समझते हैं तो इमेजिनेशन करने में, चीजों को समझने में आसानी होती। कई बार बच्चे शब्द को समझ ही नहीं पाते हैं, या समझते हैं तो आधा अधूरा समझते हैं, और कई बार ओवरलैप होता है, इंटरकनेक्ट होती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में मैं अगली जो 4-5-6 दिन की क्लास है उसमें इन सब पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, शब्दावलियों पर चर्चा करूंगा, और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों को घुमाते हुए लेके चलूंगा, कुछ दर्शन कराऊंगा। ठीक है, कि कहां पर क्या है, दर्शन करते कुराते घूमते घामते फिर हम लोग भौतिक भूगोल पर समझेंगे। क्योंकि भौतिक भूगोल तभी आपको समझ में आएगा जब विश्व को आप लोग देख चुके होंगे, दुनिया को थोड़ी समझ चुके होंगे। समझे बच्चों? तो आप लोग घूमना पसंद करेंगे कि नहीं बताइए जल्दी से, एक मत से। घुमाने ले चला जाए, दुनिया के टूर पे चले हम लोग? यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही है? जी सर। हाँ यस सर। अभी बहुत जी कम सर। आवाज आई, इतने सारे बच्चों में बहुत कम लोगों की आवाज आई है कि बिल्कुल सर हम लोग घूमना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दुनिया में ले चलिए, घुमाइए, देखिए। क्योंकि 6-7-8 की एनसीईआरटी बच्चों दुनिया घुमाती है। आप लोग देखना, बहुत प्यारी लगती है। मैं सच बताऊं,
पढ़ता हूं, अभी भी मैं पढ़ता हूं, मैं 6-7 बार पढ़ चुका हूँगा, बट अभी भी मैं पढ़ता हूं, मैं कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बहुत प्यारे ढंग से बच्चों को समझाते हुए, मैप्स डायग्राम्स दिखाते हुए, टर्मिनोलॉजीज की व्याख्या करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। और आप लोग देखो उसका टाइटल क्या है 6, 7, 8 के एनसीईआरटी का बच्चों। 6, 7, 8 की पुरानी एनसीईआरटी का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल क्या है? देश और उसके निवासी। यही टाइटल है ना, देश और उसके निवासी। नहीं याद आ रहा बच्चों को? लगता है सबने देखा नहीं उसकी बुक को। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली है 6, 7, 8 की? सर न्यू पढ़ी है, ओल्ड नहीं पढ़ी। बेटा ओल्ड पढ़ लो, उस पर नेट पे मिल जाती है। ओल्ड जरा पढ़ो। ओल्ड में थोड़ा सा है ना, डायग्राम्स, कंट्रीज वगैरह ज्यादा दिए हुए, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है। वहीं पर नई वाली में बहुत पतली कर दिया है और उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, शब्दावलियों को समझते रहेंगे, दुनिया को घूमते रहेंगे, और अंत में दुनिया में घूम घाम के हम लोग अपने देश में जब पहुंचेंगे तो फिर भारत सरकार व्यवस्था कराएगी भारत दर्शन का। सुना होगा आप लोगों ने कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर भारत सरकार क्या कराती है? भारत दर्शन का प्रोग्राम कराती है। क्या बच्चों, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? यस सर, सुना है। हाँ, तो भारत दर्शन का प्रोग्राम छोड़ दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर और दुनिया घूम लिया जाए हमारे साथ यहीं बैठे बैठे, है या नहीं? क्योंकि इसी से भला बाकी का होगा, यानी भारत दर्शन की संभावना इसी से बनेगी। तो आइए बच्चों, जब 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं तो 6 की एनसीईआरटी में जब चलते हैं तो उसमें कई सारे कॉन्टिनेंट मिलते हैं। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर देयर, और उन्हीं कॉन्टिनेंट में आप लोग देखेंगे तीन कॉन्टिनेंट उसमें डिस्क्राइब किया हुआ, जिसमें पहला है साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। 3 कॉन्टिनेंट उसमें डिस्क्राइब किया हुआ 6, 7, 8 के एनसीईआरटी में। फर्स्ट क्या है आपका? साउथ अमेरिका, और दूसरा क्या है? अफ्रीका, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं तीनों पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का टोटल एरिया क्या है भाई? जल्दी से बोलो। 51 करोड़ 51 किलोमीटर वर्ग के 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 510 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यस, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। बोथ आर करेक्ट, गुड। आप लोगों को याद है ये जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया किस रूप में है बच्चों? स्थल में, लैंड मास के रूप में है, स्थल के रूप में। यही कह सकते हैं नियर अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड एज ए लैंड। और जरा सोचो, ये जो एरिया है 150, या यूं कह सकते हैं नियर अबाउट 29% क्या एक जगह फैला हुआ है बच्चों? ये जो हमारा 29% लैंड मास है, क्या एक जगह फैला हुआ है? अलग 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 अक्षांशों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में आप देखोगे ये विश्व के या ग्लोब के अलग अलग भागों में फैला हुआ। जैसा भी मैंने कहा, अलग अलग साइज है। सम लैंड मास आर वेरी लार्जर इन साइज, कुछ आकार में बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ आकार में छोटे छोटे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो स्थल खंड है यह महाद्वीप के रूप में या द्वीप के रूप में फैला हुआ है।
बोलिए, यही है ना? यस सर। बोलो बच्चों, यही द्वीप है ना, यही सब कुछ है। तो अब जरा बता दीजिए महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं। यहीं से शब्दावलियां शुरू हों और यहीं से पढ़ाई अब शुरू हो जाए। ये महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं? सर महाद्वीप तो बड़े भूखंड होते हैं सर। यस, और सर दो चारों ओर से जल से घिरे रहते हैं। महाद्वीप और द्वीप में कोई बहुत ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स में अंतर नहीं है, ध्यान रखना। अंतर कहाँ है? साइज में। वर्ड भी हिंदी में भी देखो एकदम स्पेसिफिक वर्ड है, मीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। महाद्वीप यानी वेरी लार्जर इन साइज। यानी कि आप कह सकते हो महाद्वीप एक अत्यंत विशाल भूखंड। याद रहेगा, क्या कह सकते हैं? अत्यंत विशाल भूखंड। अत्यंत विशाल भूखंड जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो वो क्या है बच्चों? महाद्वीप। स्थल कह रहा हूं, सॉरी, जल। अरे आप लोग भी बताए नहीं। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, क्लियर? वो क्या हो गया आपका? महाद्वीप हो गया। और जरा सोचो, द्वीप क्या हुआ? अत्यंत छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ये दोनों परिभाषा याद रहेंगी। जैसे कई बार पूछता हूं, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं सर महाद्वीप और द्वीप तो एक ही हैं सर, जो जल से घिरे हुए होते हैं। अरे भाई एक ही हैं तो फिर दो शब्द क्यों हैं? शब्द हैं तो कुछ अपनी उनकी गरिमा होगी ना। शब्द ऐसे क्वाइन थोड़ी ना हो जाते बच्चों, ध्यान रखना। किसी भी भाषा में शब्द ऐसे क्वाइन नहीं होते, ऐसे पैदा नहीं हो जाते हैं। पैदा होते हैं तो उसके पीछे कुछ गरिमा होती, कुछ कारण होते हैं, कुछ बातें होती। तो देयर इज ए टू वर्ड, कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। तो आप सिंपल कह सकते हैं कॉन्टिनेंट मतलब ए वेरी ह्यूज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, एंड आइलैंड कह सकते हैं ये स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। सिंपल, यहाँ पे दोनों शब्दावलियां क्लियर हो गई होंगी। अब जरा आगे देखते हैं। जब बच्चों बात आती है महाद्वीप की, तो ये महाद्वीप बहुत सारे हैं भाई, कई सारे महाद्वीप हैं, है ना। और जब इस क्रम में हम लोग देखते हैं तो एक महाद्वीप आता आपका एशिया, फिर वहीं आता है अफ्रीका, फिर आपका आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है यूरोप, एंड फिर साहब आ जाते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो भाई कितने द्वीप हुए बच्चों? बताइए कितने द्वीप हुए? 7 सात द्वीप हुए। इन 7 द्वीपों में जब हम लोग देखते हैं तो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर मानव
अधिवास नहीं देखा जाता है। बाकी सभी द्वीपों पर जबरदस्त मानव अधिवास देखा जाता है। बड़ी संख्या में जीव जंतु और वनस्पतियां और मानव आदि की उपस्थिति पाई जाती है, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को एक तरह से बैरन लैंड भी कहा जाता है, बंजर भूमि भी कहा जाता है। जब आपको अंटार्कटिका पढ़ाऊंगा तो स्पेशल इस पर चर्चा होगी। क्या इस समय 7 ही है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों एक 8वां भी पैदा हो रहा है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक 8वां इस समय पैदा भी हो रहा है। आप जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूर्व में देखेंगे तो एक महाद्वीप इमर्ज हो रहा है, और आफ्टर करोड्स ऑफ ईयर जब हम लोग इंद्र के दरबार में बैठे हुए होंगे तो वहीं पर कोई भागता भागता आएगा और कहेगा, अरे सर वो देखिए तुसी ग्रेट। तो क्या हुआ भाई? तो वो देखिए सर नीचे एक नया महाद्वीप पैदा हो गया है। हो सकता है क्या? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आज से भूगोल में एक बात कही जाती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। लाइन याद रहेगी, क्या है लाइन? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। इस सूरज के नीचे कुछ भी संभव है। ठीक है, तो इसलिए एक 8वां भी बन रहा है न्यूजीलैंडिया नाम का। ये भविष्य की बातें, पर हाँ इस समय आप कह सकते हैं हमारे 7 महाद्वीप विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग आकार में फैले हुए। चलिए भाई, एक तो बात यहां पे ये आ गई। इसमें जैसे आकार के हिसाब से देखो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये फर्स्ट टॉप आपके कह सकते हैं, पहले 4 सबसे बड़े महाद्वीप कहे जा सकते। अब बात आती है द्वीपों की। तो जब द्वीपों की बात आती है बच्चों, तो द्वीपों की संख्या, छोटे बड़े द्वीपों की संख्या हमारे ग्लोब पर हजार। More than 25 to 30,000 islands are found different part of the world, and these islands are comparatively larger in size. कुछ आकार में बड़े बड़े हैं, तब हम नियर अबाउट 20-25 की बात करते हैं। बाकी जो छोटे मोटे इस कमरे के बराबर, स्टूडियो के बराबर, इनकी तो बात ही मत किया जाए। ऐसे मिला दिया जाएगा तो हो सकता है 50,000 से भी ज्यादा। तो साइजेबल कह सकते हैं लगभग 25 से 30,000 के बीच विश्व के विभिन्न भागों में, विभिन्न महासागरों में फैले हुए, अंडर नंबर ऑफ कंट्रीज। उस पर भी कभी चर्चा हो। तो इस तरह से आपके बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे महाद्वीप हैं, और इन्हीं महाद्वीपों और द्वीपों पर मानव अधिवासित है। विशेष रूप से महाद्वीपों पर ही मानव की अधिकांश जनसंख्या अधिवासित है, और मानव अपनी अधिकांश आवश्यकताएं इन्हीं महाद्वीपों से पूरा करता है। ठीक है बच्चों, और जब ये पूरा करता है और यहीं पर अपनी एक्टिविटी ज्यादातर करता है, तो प्रश्न तो यहीं से प्रीलिम्स के बनते हैं, और यहीं से मेंस की बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, है ना। जैसे मान लो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हो, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एंडीज रॉकीज का जिक्र होगा कि भाई 2 प्लेटों के टकराने से, महासागरीय महाद्वीपों के प्लेटों के टकराने से एंडीज रॉकीज बने। तो ये तो पोजीशन आपको रहनी चाहिए ना कि वेयर इज एंडीज एंड रॉकीज, है ना, वो आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। या महाद्वीपी प्लेटों के टकराने से हिमालय, कॉकेसस, आल्प्स, पॉन्टिक टोरेस, ये पूरी की पूरी रेंज बनी है, जैग्रोस, एल्बुर्ज, तो भाई कहां पर है ये। ठीक है, तो आप जरा अपना एटलस निकालिए, साउथ अमेरिका में पहुंचिए, और वहां पर हम लोग अब चर्चा शुरू करने वाले। जब भी बच्चों महाद्वीपों की बात होती है तो महाद्वीपों में पढ़ना क्या है ये थोड़ा एंगल बता दूं, और क्वेश्चन बता दूं आते कैसे। इसके क्वेश्चन 2-3 एंगल से आते हैं। कई बार प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका एंगल होता है
कि कहाँ पर है। जैसे अभी एंडीज रॉकीज ही मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि एंडीज कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में, कौन कौन से देशों से गुजरता है, किस प्रकार का पर्वत है ना। रॉकीज कौन से महाद्वीप में है, किन किन देशों में है, या कोस्ट रेंज या कैस्केड रेंज या सियरा निवेदा कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में, किस देश में है, क्या फेमस है, क्या उनकी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे में ये सब पूछा जाता है। तो हमें 2-3 एंगल पर ध्यान देना है। एक तो एंगल हमारा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उच्चावच का, ठीक है। और जब उच्चावच में बात होती है तो हमें पढ़ना होता है महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब हमें पढ़ना होता है। क्लियर। फिर दूसरा हमें पढ़ना होता है किसी भी महाद्वीप के अपवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र मतलब जल का बहाव। अपवाह तंत्र का मतलब होता है सिंपल जल का बहाव। तो कैसे जल का बहाव होता है बच्चों, जरा सोचिए। नदियों के द्वारा, झरनों से, वहां पे झरने कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, फिर झीलें कौन सी हैं भाई, इन्हीं में जल कहीं ना कहीं रहता है, बहता है ना। तो इन सभी चीजों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संदर्भ में। याद रहेगा ये सभी चीजें कैसी हैं बच्चों, प्राकृतिक हैं। तो वहीं मैन मेड भी तो हो सकती हैं। तो क्या भाई मैन मेड क्या होंगे, नगर होंगे, है ना। नगर जो है किस देश में है, कई बार जोड़ के पूछा जाता है। आप लोग पेपर देखिएगा, देश से जोड़ के पूछा जाता है, वहां की आर्थिक गतिविधियों को जोड़ के पूछा जाता है। वहां की आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, इनको जोड़ के पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कई और एंगल होते। देश हैं, उनकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं, देश और सीमाएं, है ना। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। जैसे आप लोग जरा एक प्रश्न लिखिए, आप लोग अपने कॉपी में एकदम पीछे साइड में 4-5 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। और वहां पर जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाऊं ना तो वहीं पर सीधे सीधे जाया करें, क्योंकि पूरी पढ़ाई में मैं उम्मीद करता हूं 400-500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों का सॉल्व करवा दूंगा। तो और वो कहीं ना कहीं आते भी हैं बच्चों, उसी में से घूम घाम के आते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वहां पीछे चले जाइए। जैसे क्वेश्चन लिखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ए चिकवी कमाटा, चिकवी कमाटा, तांबा, तांबा। बी कराजस, लोहा। सी आपका फिर वहीं पे मान लो बूटे हिल, बूटे हिल, तांबा। डी चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, लोहा। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। ये इधर एक नगर है और वहां पर पाए जाने वाली ये कुछ चीजें हैं। कुछ बताएंगे आप लोग। सर ये बी ऑप्शन पे कौन सा नगर लिखा हुआ है? कराजस।
कराजस। बताएंगे आप लोग क्या कुछ इसमें से? बी। और कोई? और कोई बात नहीं। सी। सी। और कोई? फायर करते रहिए। और कोई फायर करना चाहता हो? नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त हर प्रश्न का जवाब देगा बच्चों, वक्त हर प्रश्न का जवाब देगा। तो देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक और लिखो, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ए पराना नदी, अर्जेंटीना, बी कोलोराडो नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी राइन नदी फ्रांस, डी सिर दरिया या दजला, फरात, इराक। बताइए भाई। सर सी है, राइन नदी जर्मनी में है। राइन जर्मनी में बेटा? देख लो भाई, खतरा है वैसे ही। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो और जल्दी से। भूमध्य सागर का अभी 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा, यूं लिखो, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? भूमध्य सागर से नहीं लगती है, नहीं लगती है। नंबर 1 लीबिया, नंबर 2 अल्जीरिया, मतलब बी अल्जीरिया। नंबर 1 नंबर ए लीबिया, बी अल्जीरिया, सी मोरक्को, डी सूडान। लो भाई, ये अभी क्वेश्चन आया था कुछ दिनों पहले। सूडान है। अब देख लो, तो पता नहीं, अब जो भी। सूडान बट नॉट लुकिंग श्योर। नहीं सर, सूडान 100% श्योर। चलो गुड, सूडान इज आंसर। चलो एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों। अब देखो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई होगा। यहां पर लिखो, निम्नलिखित में से किस देश में निम्नलिखित में से किस नगर में निम्नलिखित में से किस नगर में सर्दियों की रातें सबसे लंबी होंगी? किस देश में सर्दियों की रातें सबसे लंबी होती हैं? देश क्या, नगर। ए मार्सिलीज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूपीएससी में।
ए मार्सिलीज, बी रब्बात, सी हैम्बर्ग, डी किरूना, अब बताइए भाई क्या आंसर होगा? बोलिए बच्चों, क्या आंसर होगा? कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे देखो एक कंसेप्ट है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आप जाते हैं, दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ये बात ध्यान रखना, आगे डिस्कस होगा कभी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह है कि एक समय विशेष में दिन बहुत लंबा होगा, यानी गर्मियों के दिनों में, और एक समय विशेष में रात बड़ी लंबी होगी। जैसे ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते ये स्थिति हो जाती है कि ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। सुना होगा, जानते भी होंगे आप लोग। यदि ये कंसेप्ट आप जानते हैं, तो यदि इन नगरों की पोजीशन आप जानते हैं कि कौन सा पोल वर्ड है, कौन ज्यादा से ज्यादा पोल की ओर है, वहीं उस नगर में रातें सबसे लंबी होंगी, यानी विंटर में लंबी रात होगी। क्यों बच्चों? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। बट शायद आप लोग पोजीशन जानते हो। कोई ऐसा बच्चा जो आंसर इसमें से निकाल ले, बोलिए। कोई ऐसा बच्चा जो आंसर निकाल ले। सर ये नगर नहीं पता ना किस देश में है। हाँ बेटा, इसमें आंसर होगा किरूना। किरूना आपका स्वीडन का नगर है, जो पोल वर्ड है, सबसे पोल वर्ड है, यानी पोल की ओर सबसे ज्यादा है। तो वहां पर रातें विंटर की सबसे लंबी लंबी होती, इतनी लंबी लंबी, लगभग 20-20 घंटे की। कैन यू इमेजिन? लगभग 20-21 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर मैप की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि कितना हमें ध्यान से देखना, और दुनिया को यूं ही नहीं घूमना है, हमें एग्जाम की दृष्टि से घूमना है। ऑफिसर की क्वालिटी होती है बच्चा कि जहां कहीं भी जाता है ना, देखते देखते ही समझ जाता हो। मूवी में देखते होगे कभी कभी कि हीरो जा रहा है एज ए IPS ऑफिसर या कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी एरिया में ऐसे घूम रहा है, तो भी कहता अपने स्टाफ से थोड़ा ध्यान देना हुआ भाई, कुछ घटना घट रही देखो। यानी कि ठीक है, घूमने तो बहाना है, पर नजर भी घूमती रहती है, काम करती रहती है, कहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर इन्हीं सब आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब जरा हम लोग साउथ अमेरिका को देखते हैं। ठीक है बच्चों? सर इन क्वेश्चंस के आंसर तो बता दीजिए, फर्स्ट और सेकंड के। फर्स्ट क्या था? शिकी बिकमाटा तांबा, कराजस लोहा, बुटेहिल तांबा, चिहुआ हुआ लोहा। ओहो बच्चे, मैंने कहा भी था वक्त हर चीज का जवाब देगा, पर आप लोग परेशान हो तो आंसर इज डी सही नहीं है। यहाँ पर चिहुआ फेमस है चांदी के लिए, ये कल ही डिस्कस होता। ठीक है, फिर राइन नदी एकदम एग्जैक्ट आंसर है। राइन नदी सिचुएटेड इन आपका कहां पर? जर्मनी में, नॉट इन फ्रांस। यहां पे मैंने बोल ही दिया किरूना इज एग्जैक्ट आंसर। 3 ही लिखवाए थे, 4 लिखवाए थे? सूडान है सर थर्ड का। हाँ, थर्ड का आंसर सूडान होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलो इस तरह से चीजों को देखते हैं।
आओ साउथ अरे किरुना के देश में है सर? किरुना स्वीडन में है बेटा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की जब बात होती है बच्चों तो बड़ा ही फेमस महाद्वीप इस रूप में फेमस है, यहाँ पर दुनिया के कुछ बड़े बड़े यूनिक फीचर्स मिलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा नगर, है ना, फिर दुनिया का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र, दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिलाएं और बहुत सारे फीचर्स आप देखोगे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो भाई यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, क्या है भाई ये साउथ अमेरिका? आपके एनसीईआरटी में देखो बहुत प्यारे ढंग से लिखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साउथ अमेरिका की जब बात होती है, एटलस सबके पास है? एटलस Yes, सबके sir. पास है? सब फटाफट एटलस अपने अपने निकाल लो भाई। ये हमारा साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है बच्चों जो पक्षियों का महाद्वीप भी कहलाता है। पक्षियों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। इसे पक्षियों वाला महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें 1300 से भी अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। 1350 से भी अधिक प्रकार के पक्षी यहां पर मिलते हैं। सो दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। क्लियर? पहली बात। इसका जब हम विस्तार देखते हैं, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखते हैं, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है बच्चों। जैसे भाई ये देखो, हम इसका अक्षांशीय विस्तार ही देख लेते हैं। जब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो उसके बाद देशांतरी विस्तार भी देखते हैं भाई। इसका अक्षांशीय विस्तार कह सकते हैं 55 डिग्री साउथ से लेके 55 डिग्री साउथ से लेके नियर अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। याद रहेगा बच्चों? पूछ कई बार पता है क्वेश्चन आते हैं, एक बॉक्स दे देगा और कहे उस पर अक्षांश देशांतर लिख देगा और कहेगा कि ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। समझ रहे आप लोग? तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। ये देखो यहाँ पर, यानी कि इसका दक्षिणवर्ती विस्तार दक्षिणतम 55 डिग्री साउथ टू आप कह सकते हैं 10 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, यानी कि दोनों गोलार्धों में फैला हुआ एक महाद्वीप। पहली बात। सेकंड, तो इसका देशांतरी विस्तार क्या है बच्चों? तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा 81 डिग्री वेस्ट से लेके 35 डिग्री वेस्ट तक, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में फैला हुआ है पूरी तरह से। और इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इसका विशेष रूप से आप देखोगे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पश्चिम में है, तो वहीं अक्षांशीय विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक है, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ तक। अब इसमें देखोगे जैसे इसका यदि किलोमीटर में विस्तार देखना चाहते हो तो आप सिंपल कह सकते हो 6050 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? 7650 किलोमीटर। तो चौड़ाई कितनी है? मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी है ये वाली? 4650 किलोमीटर। याद रहेगा? बोलिए। और खास बात यह है कि यह महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके उत्तरवर्ती भाग से 0 डिग्री गुजरता है। और लगभग मध्यवर्ती भाग से दक्षिणवर्ती है, थोड़ा सा आप कह सकते हो मकर रेखा गुजरती है। क्लियर? अब जरा देखो, ये 23.5 साउथ है, जिसे क्या कहते हैं? मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न लाइन। और ये है 0 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर गुजरता है। याद रहेगा बच्चों? आप लोग अपने एटलस में देखो तो यहीं से 0 डिग्री भी जा रही होगी और फिर यहीं से देखोगे आप लोगों को मकर रेखा भी जा रही होगी। बोलिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी हाँ जी सर। यस सर। आप लोग अपने अपने पॉलिटिकल मैप में जरा देख के, सामने पॉलिटिकल मैप होगा, देख के जरा जल्दी से बताओ कि मैं कहूं बच्चों मकर रेखा कौन कौन देशों से गुजर रही है? बोलिए। सर चिली, एक यहाँ तो पे चिली होगा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे हाँ, ब्राजीलिया, और ब्राजील। ब्राजील। वेरी गुड। ब्राजील। ठीक है, प्रश्न आते हैं यहाँ से, कई बार पूछ देता है। तो जब आप थोड़ा मैपिंग करोगे ना, इसे देखोगे, विजुलाइज करोगे, देन यू विल हैव एबल टू फाइंड आउट द आंसर। अदरवाइज ऑलवेज यू विल हैव कंफ्यूज। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को शांत चित्त से मैप घुमा रहा हूं। अब जरा मैं पूछूं कि बच्चों बताओ ये 0 डिग्री कहां कहां से गुजरती है? सर इक्वेडोर, कोलंबिया, हाँ, ब्राजील। ब्राजील ब्राजील। 3 देशों से। 3 देशों से। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉक्स याद रखिएगा एकदम, और फिर ये सारी कुछ बातें। क्लियर? नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब जरा देखो यहां पर कुछ चीजें और कलर वगैरह थोड़ा सा अपने मैप में आप लोग देखोगे तो कुछ कलर वगैरह दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट कलर, और उसी के बेस पर एक आरेख बनाओगे साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका का एक स्पेशल आरेख बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप लोग देखो, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आ रहे क्या नहीं? यदि वेस्ट टू ईस्ट चलोगे तो आपको ये विशेष आरेख दिखाई देगा। तो अमेरिका के, साउथ अमेरिका के पश्चिम में जरा बताओ कौन सा महासागर है? देख के जल्दी से बोलो। दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर या सदर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो जरा देख के बताओ इसके उत्तर में कौन सा होगा, ये पूरब में कौन सा होगा? अटलांटिक ओशन। अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका नहीं, अटलांटिक। ठीक है, तो फिर क्या दिखाई देगा, ये देखो, इसके बाद जो लैंड मास दिखाई देगा आरेख में, ये कुछ इस तरह का बना हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देखोगे, थोड़ा कलर के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे तो वेस्ट में आपको डार्क कलर की एक लाइन सी दिखाई दे रही होगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये देखो, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, ये देखो एक लाइन दिखाई दे रही कि नहीं? यस सर। उसके बाद फिर यहां पे देखो कुछ ग्रीन सा दिखाई दे रहा होगा, और फिर यहां पर देखो आपको कुछ ऊंचा ऊंचा सा दिखाई दे रहा होगा। जब इन्हीं सब चीजों को बनाते हो तो आपको कुछ आरेख बनता हुआ दिखाई देगा, और इन्हीं आरेखों में आप देखोगे ये क्या कहलाएगा, तटीय मैदान जो बहुत ही संकरा है। ये क्या है, एंडीज। तो यही क्या है बच्चों, ये वाला केंद्रीय निम्न भूमि। केंद्रीय निम्न भूमि देखो बीच में है ना, ये देखो ये सारा बीच में है, ये लो लैंड दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, और फिर यहीं पर देखो एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा, ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलियन उच्च भूमि। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? अपनी मैप पर सभी शांत रहो भाई, माइक साइलेंट करो, माइक साइलेंट करो। किसी का माइक ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पश्चिम में प्रशांत महासागर से जब होते हुए हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, देन इसकी टोपोग्राफिकल विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते एक संकरा तटीय मैदान, फिर एकदम ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और उसके बाद एकदम तेज ढाल होते हुए फिर निम्न भूमि दिखाई देती है, एंड देन आफ्टर फिर हल्का सा ऊंचा भाग दिखाई देता, दैट सिंपली नोन एज ब्राजीलियन हाईलैंड, एंड देन आफ्टर व्हेनेवर वी मूव टुवर्ड ईस्टर्न साइड, देन देयर इज ए अटलांटिक ओशन। तो इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन, पश्चिम में इसके क्या कह सकते हैं बच्चों, पैसिफिक ओशन, और उत्तर में जरा बताओ कौन सा है? कैरेबियन। कैरेबियन, वेरी गुड, कैरेबियन सागर। ठीक है, और एक बड़ी खास बात अंत में, यह एक बहुत ही संकरी पट्टी से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और देखो यहीं पर लिखा होगा पनामा जल संधि, स्थल संधि, नोड जल संधि, पनामा स्थेमस। क्या है भाई, पनामा स्थेमस। समझ रहे आप लोग? तो यहां पर पनामा स्थेमस है। अब जरा आपके मन में आ रहा होगा, सर ये स्थल संधि और जल संधि क्या है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए भाई। तो जरा वर्ड लिखो फटाफट, स्थल संधि, स्थेमस, स्थल संधि। एक अत्यंत संकरा भूखंड, एक अत्यंत संकरा भूखंड जो दो विशाल भूखंडों को, जो दो विशाल भूखंडों को जोड़ता है, दो विशाल भूखंडों को जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। जैसे पनामा स्थल संधि, जैसे पनामा स्थल संधि,
जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। सर इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है पनामा स्थल संधि का? लिख तो दिया बेटा, पनामा इस्थेमस। ये देखो, दिस इज द पनामा इस्थेमस। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं क्या? इंग्लिश में नहीं सर, हिंदी मीडियम भी है। तो पनामा इस्थेमस या इस्थेमस ऑफ पनामा भी बोला जाता है। तो याद रहेगा, वर्तमान में इसे ही काटकर पनामा नहर बनाई गई है। पनामा नहर बनाई गई है। दूसरा, स्वेज इस्थेमस, स्वेज स्थल संधि। स्वेज स्थल संधि जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है, जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है। जिसे काटकर स्वेज कैनाल बनाई गई है, जिसे काटकर स्वेज नहर बनाई गई है। और नंबर 3, क्रा इस्थेमस, क्रा स्थल संधि। क्रा के का रा, उसमें क्रा स्थल संधि। स्थल संधि जो हिंद चीन को मलेशिया से जोड़ता है। हिंद चीन को मलेशिया से नहीं बल्कि मलय प्रायद्वीप लिखो, जिस पर मलेशिया, मलय प्रायद्वीप को जोड़ता है या जोड़ती। इसे भी काटने का प्रस्ताव, इसे भी काटकर नहर बनाने का प्रस्ताव है। नहर बनाने का प्रस्ताव है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो इस तरह से आपको वर्ड मिल गया, कौन सा? स्थल संधि। अब जरा तुम लोग यहीं पर एकदम अमेरिका के साउथ में चले जाओ, इस एरिया में, तो एक स्थल संधि की अपोजिट जल संधि मिलेगी। मिली यहाँ पे, देखो नीचे, दिस यस सर। क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो। नहीं बेटा, वो तो द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। मैगेलन जल संधि, देखो लिखा होगा मैगेलन स्ट्रेट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जरा ये बताओ जल संधि क्या होती है? जल संधि जल को जोड़ने वाली, दो विशाल जलगांव को जोड़ते। तो ध्यान रखना इसका एक और हिंदी है, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य। डमरू कैसा होता है बच्चों? डमरू कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा देखो आप लोग, वाइडर इन आउटर साइड एंड वेरी नैरोअर इन इनर साइड, यही होता है ना डमरू। तो लिखो, एक अत्यंत संकरा जलीय क्षेत्र, एक अत्यंत संकरा जलीय क्षेत्र जो दो विशाल जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, जो दो विशाल जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है। सर एक बार शुरुआत से बोल दो। क्या बेटा? शुरुआत से डेफिनेशन। एक अत्यंत संकरा जलीय क्षेत्र, एक अत्यंत संकरा जलीय क्षेत्र
अत्यंत संकरा जलीय क्षेत्र जो दो विशाल जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है और स्थल खंडों को अलग करता है। याद रहेगा क्या है भाई वो? जल संधि। जैसे मैगलन जल संधि फिर इसी में एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, चैनल। सुना बच्चों आप लोगों ने वर्ड चैनल? ये चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है बताइए। सर ये जल डमरू मध्य से बना रास्ता होता है। वेरी गुड। लिखो जल संधि के बृहद रूप को जल संधि के बृहद रूप को चैनल कहा जाता है। चलिए भाई, ये कुछ बातें शब्दावलियां हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक खास बात ये है, जल संधि से, इस्थमस से, चैनल से प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं भाई? क्योंकि परिवहन की दृष्टि से इनका विशेष महत्व। जल संधियों से अक्सर पेपर में आपके प्रश्न आएंगे कि किनको किनको जोड़ती है या किनको किनको अलग करती है। आप देखोगे हमेशा प्रश्न आता है और बच्चे इसी को लेकर परेशान रहते हैं। मैप पर जब आप लोग देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे कनेक्टिविटी बन जाएगी। जैसे मैं पूछूं कि बच्चे बताओ मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? बताओ जल्दी से। अरे भाई साउथ अटलांटिक को साउथ पैसिफिक से जोड़ रही है। ये साउथ पैसिफिक है ना, और ये साउथ अटलांटिक है, उनको जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है? टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड को और साउथ अमेरिका के मेनलैंड को अलग कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जल संधियां, चैनल्स, इन सभी को आपके मन मस्तिष्क में हमेशा शब्दावली क्लियर रहनी चाहिए भाई। चलिए अब साउथ अमेरिका में जब हम लोग आते हैं बच्चों, इससे आगे यहीं पर पढ़ना शुरू करते हैं इसके उच्चावच को। साउथ अमेरिका में आप आएंगे तो कुछ उसके विशेष उच्चावच दिखाई देंगे। जैसे विशेष रूप से इसमें ये देखो साहब मिलेंगे यहां पर, एकदम उत्तर से लेके एकदम दक्षिण तक इस तट के समानांतर पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। देखो मान लो ये पैसिफिक ओशन है, तो इस पैसिफिक ओशन के तट के समानांतर आपको यहां पर तट के समानांतर यहां पर देखो मिल रही है ऐसा, और इसे ही नाम दिया गया है, देखो अपने मैप में, कोर्डिलेरा द एंडीज। देखो बच्चों लिखा है कि नहीं कैपिटल लेटर में, या तो लिखा होगा एंडीज द कोर्डिलेरा या कोर्डिलेरा द एंडीज, क्या लिखा हुआ है?
ध्यान से देखो आप लोग अपने मैप में, कोर्डिलेरा द एंडीज, लिखा है कि नहीं बच्चों, बोलो। जी सर। जी सर, लिखा है। ये कोर्डिलेरा क्या होता है? व्हाट इज कोर्डिलेरा? ये पहली बार शब्द मैं जो समझता हूं आप लोग सुन रहे होंगे। ये कोर्डिलेरा क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। एनसीईआरटी में देखोगे बहुत ढंग से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखो जल्दी से। एक ऐसा पर्वतों का समूह, फटाफट लिखो। एक ऐसा पर्वतों का समूह पर्वतों का समूह जहां विभिन्न काल के एवं विभिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। विभिन्न काल के एवं विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से बने हुए पर्वत पाए जाते हैं। ये ज्यादा क्लियर हो गया। दैट इज कोर्डिलेरा। समझ गए? विभिन्न काल से मतलब कोई हो सकता है 20 करोड़ साल पुराना हो, कोई हो सकता है 10 करोड़ साल पुराना हो, तो कोई हो सकता है 5 करोड़ साल पुराना हो, तो कोई हो सकता है 2 करोड़ ईयर पुराना हो। तो इफ देयर इज ए डिफरेंस इन टाइम, सो क्या वर्ड यूज होगा? कोर्डिलेरा। प्लस एक और भी है, यही नहीं कि टाइम का ही डिफरेंस हो, प्रोसेस का भी डिफरेंस हो, लगने वाला बल भी अलग अलग हो। यानी कि हो सकता है यहां पर वलन से बने हुए पर्वत हो सकता है भ्रंशन से बने हो, वलन की प्रक्रिया से हो, भ्रंशन की प्रक्रिया से हो, ज्वालामुखी की क्रिया से हो। ये लो भाई, यानी कि अलग अलग प्रक्रिया से जब बने हुए होते हैं, प्रोसेस अलग अलग है, तो ऐसे पर्वतों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्डिलेरा। याद रहेगा वर्ड? बोलो, ये वर्ड याद रहेगा कि नहीं? जी सर। जी सर। तो इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? चलिए भाई, अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। कोर्डिलेरा के बारे में, कोर्डिलेरा द एंडीज के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। कोर्डिलेरा द एंडीज के बारे में जब बात की जाए बच्चों, तो कह सकते हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लिखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ब्रैकेट में लिख सकते हो 7,800 किलोमीटर। 7,800 किलोमीटर, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के उत्तरवर्ती भाग से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैली हुई है। सुदूर दक्षिण तक फैली हुई है। समझ गए बच्चों?
ये बड़ी खास बात है। द फर्स्ट थिंग, सर जो दक्षिणी अमेरिका थे। सुदूर दक्षिण भाग तक फैली हुई है। देखो एकदम बेटा यहां तक है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई पर्वत पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट पर्वत पढ़ रहे हो बच्चों, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी आप लोग जरूर याद रखें। यदि मैं कहीं भूल भी जाऊं तो जरूर पूछ लें कि सर कोई इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या, कोई इंपोर्टेंट हो तो। हाँ, अरे गहरे का नहीं, हालांकि संभावना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर में कई बार मैचिंग होती है, यानी कि एक तरफ पीक दी हुई होंगी और एक तरफ पर्वत श्रृंखला दी हुई होगी, आपको मिलाना होगा। तो जरा देख के बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। वेरी गुड बच्चों। क्या कह सकते? माउंट अकांकागुआ। तो लिख लो, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है। माउंट अकांकागुआ है। माउंट अकांकागुआ है। जरा देख के बता दो भाई कितनी ऊंची है बच्चों? हाँ, 6960 मीटर। 6960 है कि 51 91 है? 60 है सर। 9660, यही ना? तो ये आपको मान लो हाइट भी परफेक्ट याद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबसे ऊंचा पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब जरा देखो, लिख लो, यह अर्जेंटीना, यह अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, यहीं पर देखोगे एक और चोटी दिखाई देगी, यहां पर जरा देख के बताओ कौन सी है? कोटोपैक्सी। इसी में दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, इसी में दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी भी स्थित है। कोटोपैक्सी भी स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी भी स्थित है। ब्रैकेट में लिख लो क्या है, कौन सा देश है? पॉलिटिकल मैप में सामने देखते रहो एकदम, आप लोग देखोगे बच्चों तभी याद हो पाएगा। इक्वेडोर। कौन सी ज्वालामुखी है? इक्वेडोर। ठीक है, क्या नाम है ज्वालामुखी का सर? क्या बेटा? ज्वालामुखी का क्या नाम है सर? दुनिया कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है ना। तो इस तरह से इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये इसकी इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और दुनिया की सबसे लंबी, ये दोनों बात है। अब इसी के उत्तरवर्ती भाग में लिखो, इसके उत्तरवर्ती भाग में, नेक्स्ट पॉइंट, इसके उत्तरवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियां 3 भागों में बढ़ जाती हैं। 3 भागों में बढ़ जाती हैं। हाँ, 3 भागों में बढ़ जाती हैं। देखो यहां पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या क्या दिखाई दे रहा है यहां पे? देखो कुछ समझ में आ रही बात? यहां पे देखो 3 भाग में हो गई। लिखा हुआ क्या है? ऑक्सीडेंटल कोर्डिलेरा, ओरिएंटल कोर्डिलेरा और मिडिल कोर्डिलेरा। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न भी लिखा है। क्या बेटा?
वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल और ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। हाँ, तुम्हारे में हो सकता है ईस्टर्न लिखा हो, परंतु कईयों में लिखा होता है ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा, ओरिएंटल कॉर्डिलेरा, मिडिल कॉर्डिलेरा। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना आप लोग, कई बार आप लोग अटकते हो। ये देखो दिशाओं में, ये इस साइड में उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ। साउथ को, दक्षिण को साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यही है ना? बोलिए बच्चों, इंग्लिश में दिशाएं यही है ना? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखो लैटिन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है बोरेस, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेल। ठीक है, नोट कर लेना। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, और इसे कहा जाता है ओरिएंटल। ये वर्ड आगे आपको मिलेंगे, ये वर्ड आप लोग कई जगहों पर पढ़ोगे, इतिहास में भी। ओरिएंटलिस्ट बैंक भी पढ़ा होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सुना नाम आप लोगों ने? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सर अब PNB हो गया वो, हाँ अब PNB हो गया सर वो। हाँ, ठीक है, था तो सही ना। जी सर। तो ओरिएंटल का मतलब निकल के आया पूरब का बैंक। ठीक है, पूर्व का व्यापार वाणिज्यिक बैंक। पूर्व का सर हमारे मैप में दो ही दी हुई है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। है या नहीं? यस सर। हाँ, तो अब कई बार बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होने लगते हैं कि ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल क्या बला है यार। तो ऑक्सीडेंटल समझ गए, देखो ये वेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। ये बताओ इधर है तो क्या हो जाएगा? ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। और ये साहब बीच में है तो क्या हो जाएंगे? मिडिल कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे शब्दों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लो, ये चार्ट बना लो फटाफट। तो इस तरह से सर हमारे में एक और है। क्या है? सर कार्ड डी मेरिडा लिखा हुआ है। तो क्या क्या? कार्ड डी मेरिडा। हाँ, वो लोकल वहां पे छोटा मोटा है। यहाँ पे बात हो रही है एंडीज की, वहां पे आगे जा रही है। तो इस तरह से एंडीज के बारे में ये सब बातें ध्यान रखना। यदि मैं ये कहूं बच्चों, जरा देख के बताओ कि कौन कौन से देशों से ये पास कर रही है, जरा देख के बताओ। कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, है या नहीं? देखो अपने मैप में, यहाँ पे कोलंबिया होगा, यहीं पे पेरू, इक्वेडोर होगा, ये पेरू होगा, बोलीविया होगा, एंड चिली होगा, और फिर आपके अर्जेंटीना होगा यहाँ पे। और इधर साइड में ब्राजील की बाउंड्री भी इधर दिखाई दे रही होगी, ब्राजील से भी लगा होगा। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी कि कई सारे देशों से गुजरते हुए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये हुई आपकी कौन सी? एंडीज। चलिए भाई, अब इसी के बाद यहां पर देखो एक और दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? ब्राजीलियन आइलैंड, परेसी पर्वत श्रेणी। ब्राजीलियन आइलैंड, हाईलैंड, या कहीं कहीं पर लिखा होगा ब्राजीलियन प्लेटू। क्या लिखा होगा? ब्राजीलियन प्लेटू। ठीक है, ब्राजील में फैला हुआ है, ऊंचा भूभाग है, बहुत ही पुराना भूखंड है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना, अपने यहाँ लाइन बोली जाती है, इंग्लिश में भी लाइन, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। क्या क्या मतलब हुआ
कि जो चीज जितनी पुरानी है वह चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत अधिक संसाधनों से संपन्न है। बिल्कुल सही बात। लिखो, ब्राजीलियन पठार, ब्राजीलियन पठार ब्राजील का खनिज भंडार कहलाता है। ब्राजील का खनिज भंडार कहलाता है, खनिज भंडार कहलाता है। यहां पर लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, यहां पर लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, हीरा, सोना, चांदी, हीरा आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मिनास गेराइस, मिनास गेराइस और कराजस कराजस इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख खाने हैं, प्रमुख खाने हैं, प्रमुख खाने हैं। कराजस खान लोहे के, कराजस खान लोहे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। समझ में आ गई बात बच्चों? विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इन सब चीजों को कभी कभी सोचा करिए क्या है, कैसे है। यहीं पर आप लोग देखो, एक और पठार सा दिखाई दे रहा होगा, माटो ग्रासो दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो यहां पे माटो ग्रासो, दिस, जी सर। लिखो कौन से देश में, जरा पॉलिटिकल मैप देख के बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ फटाफट, तुरंत देखो पॉलिटिकल मैप। हाँ, सबका जवाब आना चाहिए तुरंत। ब्राजील में है। लिखो, यह मैंगनीज के उत्पादन के लिए, यह मैंगनीज के उत्पादन के लिए, ब्रैकेट में ब्राजील लिख लेना आप लोग, मैंगनीज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर देखो एक यहां पे भी पठार दिखाई दे रहा होगा, गुआना हाईलैंड, मिल रहा है बच्चों? देखो यहीं पे गुआना हाईलैंड होगा, गुआना हाईलैंड, गुआना, जी सर मिल गया। गुआना हाईलैंड एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम के, या बॉक्साइट लिख लीजिए, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है ना। तो इस तरह से इस एरिया में कुछ चीजों को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यहीं पर देखो, यहां पर जरा इस एरिया में, एंडीज के इस एरिया में आओ बच्चों, तो देखो कुछ आपको ये भाग बड़ा ऊंचा सा दिखाई दे रहा होगा, और यहीं पर एक पठार सा दिखाई दे रहा होगा, बोलीविया पठार। बोलीविया का पठार, बोलीविया पठार, बोलीवियन प्लेटू। ठीक है, लिखो बोलीवियन पठार को
बोलिवियन पठार को अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, इसी पर दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी लापाज, लापाज ब्रैकेट में बोलिविया लिख लीजिए, लापाज स्थित है। यह टिन के उत्पादन के लिए, यह टिन के उत्पादन के लिए, यह टिन के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सर टीन उत्पादन, टिन 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 होता ना बच्चों, टिन के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आप इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई। तो यहीं से समझ में आएगी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो लापाज होगा। देखो ये भी यूनिक पॉइंट हो गया, है ना। चलिए भाई। सर हाँ सर टीन होता है कि टीन होता है? टिन टिन टीन, ठीक है सर। स्पेलिंग है ना बेटा, टिन। सर ये जितने भी सर ये पठार होते हैं, हाँ सर ये खनिज के लिए सर हमेशा ये मतलब इनमें ज्यादा खनिज पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ, ये बात तुमने अच्छा प्रश्न किया। हर पठार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, परंतु प्रायः ऐसा होता है, ध्यान रखना। पठार यदि प्राचीन है, अभी मैंने एक लाइन बोला था, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ये लाइन मुहावरा जो है बेटा ऐसी थोड़ा ना बना हुआ है। आगे जब मैं आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, चट्टानों का बनना, मिनरल्स कैसे बनते, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस बताऊंगा, हाउ टू रॉक्स फॉर्म, हाउ टू मिनरल्स फॉर्म, ये कैसे बनती हैं, इसमें समय कैसे डिसाइडिंग का काम, डिसाइडर का काम करता है, तब आप लोग आसानी से इस कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे। बस यहां सिंपल तौर से एक बात समझो कि बच्चों जो भी चीज जितनी पुरानी होती है उसमें केमिकल रिएक्शन उसी अनुसार लंबे समय में होता रहता है और वह चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलती जाती है। तो टाइम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसीलिए जो चट्टान, जो भी पठार जितना पुराना होगा वह खनिजों से उतना ही संपन्न होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड पर भी आपने क्या देखा, आप उसको देखना चाहते हो तो आपके पास आपके एटलस में इकोनॉमिक मैप होगा, और इकोनॉमी मैप में जाके जो सेकेंड इकोनॉमी मैप है उसको जाके देखो तो आपको यहां पर बहुत सारे मिनरल सब दिखाई दे रहे होंगे, समझे। तो टाइम के आधार पर चूंकि जो चट्टानें पुरानी हो जाती हैं तो पुरानी होने से उनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो चुकी होती हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स बदल चुके होते हैं। जब आपको इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो केमिकल क्या है, ऑर्गेनिक जो मिनरल्स वगैरह क्या हैं, इनमें एटॉमिक नंबर्स बदलता है ना, और क्या। मेंडलीफ टेबल्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मेंडलीफ टेबल्स में जो मिनरल्स की सेटिंग आप लोग देखते हो तो उसमें किस तरह से उन्होंने मिनरल्स की सेटिंग की हुई है बच्चों, एटॉमिक नंबर के बेस पे किया हुआ ना। यस सर। याद करिए, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग केमिस्ट्री ज्यादा पढ़े हुए, ज्यादा बेहतर समझ सकते। तो उसमें
मेंडलीफ जो टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर्स, तो एटॉमिक नंबर बदलते जाते हैं, मिनरल्स के नेचर बदलते जाते हैं, और समय बदलता है, एटॉमिक नंबर बदल जाता है। इसीलिए देखो एक लाइन और भी याद रखना, पहले मैंने वो लाइन बोला था कि देर कौन सा, नथिंग इज, कौन सी लाइन में बोला था, अंडर द सन, Nothing is impossible. एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। तो एक और वर्ड है कि नथिंग इज स्टैटिक अंडर द सन, नथिंग इज स्टैटिक अंडर द सन। इस सूरज के नीचे कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और उसी को और सिंप्लीफाई भाषा में कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या बोलते हैं बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का नियम, बिल्कुल सही बात है। तो खैर यहां पर आपको 3 की बात समझ में आ गई होगी, ये सारी बातें। यहीं पर बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी आप लोगों को, यहीं पर जरा देखो आप लोग, एक मरुस्थल होगा अटाकामा, देखो लिखा होगा अटाकामा डेजर्ट, मिला कि नहीं, हिंदिस एरिया, चिली और पेरू के बाउंड्री पर। जी सर, दिख गया सर, मिल गया। सभी बच्चों को मिला है ना? जिन बच्चों को ना मिला जरूर पूछ लिया करें, परेशान मत होना भाई। और उम्मीद करता हूं सभी लोग एटलस लिए हुए होंगे, और बच्चों नहीं है तो उसको फटाफट ले लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलस ही आपका हथियार है। देख रहे होगे कितना सर एक क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे आपके लिए कितना सहायक साबित हो रहा होगा इस समय। तो इस तरह से आप, क्या बेटा, हिंदी वाला एटलस सर? नहीं, मैंने कल बताया था कि इंग्लिश वाला ही लेना, इस समय हिंदी वाला है तो भाई हिंदी वाले से पढ़ लो, उससे कोई दुश्मनी थोड़ी ना। सर एक क्वेश्चन था। बोल लो। सर ये जो दक्षिण का पठार है भारत का, वहां पे भी इतनी संपदा पाई जाती है खनिज लवण की? बिल्कुल पाई जाती है परंतु कोई निकाला तो नहीं जाता है। जी मैं यही पूछ रहा था इसलिए। हाँ, बहुत ज्यादा मिलता है बेटा, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स मे बी फाउंड। संभावना है, बट इतनी मोटी वहां पर लावा चट्टानों की तह है, परत है, कि उन्हें काट कर उसके नीचे से उन सबको निकाल पाना बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। इसीलिए आप लोग देखोगे महाराष्ट्र, उसे लगा हुआ तेलंगाना, उसे लगा हुआ कुछ क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, वहां पर इस तरह की कोई विशेष माइनिंग नहीं होती है। समझ गए? माइनिंग होती है वो थोड़ा सा उससे बाहर का क्षेत्र है। तो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से नहीं होती है क्या बेटा? एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा इस वजह नहीं से? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा कभी, जब आप लोगों को डिस्कस होगा वोल्केनोज या अन्य कई चैप्टर आएंगे, तो उसमें यह पूरा एरिया जो है बहुत मोटी ज्वालामुखी की लावा चट्टानों से ढक गया। जैसे मान लो ये एरिया यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, जैसे देखो वहीं प्रायद्वीपीय भाग के दूसरे भागों में कर्नाटक पठार पर खूब मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। कर्नाटक पठार पर खूब माइनिंग होती है, परंतु महाराष्ट्र रीजन में नहीं होती है, जबकि जियोलॉजिकली सारा क्षेत्र एक ही है। परंतु हुआ क्या कि बाद के समय में महाराष्ट्र वाले रीजन में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। ठीक है, जहां तो पूरा का पूरा काली मिट्टी वाला रीजन है, यहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। उस विस्फोट के होने से पूरा का पूरा एरिया, ये देखो, ये देखो, ये जो पूरा रीजन है महाराष्ट्र का और उससे लगे हुए राज्यों का, यहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट। अब ये देखो जैसे एरिया है, यहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ ऐसे, और मैग्मा की ये देखो 3-3 मोटी परतें दूर दूर तक फैल गई। अब बेटा यहाँ पे मिनरल तो है, वो भी मान लो 2000 मीटर की गहराई में, 3000 मीटर की गहराई में,
ये बताओ, तुम निकाल पाओगे आसानी से? बोलो। और यदि निकाल पाओगे तो क्या वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है? आप लोगों ने अपने इंडिया में सुना होगा कोलार खान थी। एक मिनट रुक जा बच्चों थोड़ा सा। हेलो, हाँ सर बोलिए। लगभग 30 तक चलेगी सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिए। तो हमारे यहाँ खान कोलार खान है। कोलार खान बंद क्यों कर दी गई? क्योंकि वहां पर सोने का खनन 2600 मीटर की गहराई से किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ डेप्थ? कल चर्चा हो भी रही थी शायद, नहीं कल आप लोगों की क्लास की नहीं, एक दूसरी क्लास में। एक सिंपल शायद बात आप लोग जानते होंगे कि जैसे से गहराई बढ़ती है तापमान बढ़ता जाता है। इतनी गहरी खानों में श्रमिकों के लिए बेटा जाना बहुत मुश्किल का काम, खनन बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या काम करोगे कि जिसमें आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया? बोलो, करोगे क्या भाई? नहीं सर। बंद करो भाई। तो इस तरह से यहां पर हम अपने यहां नहीं कर पाते दक्कन के पठार में, परंतु वहीं कर्नाटक पठार पर खूब माइनिंग होती है, खूब माइनिंग। पढ़ाऊंगा कभी, बताऊंगा कि कैसे कर्नाटक में देखो विवाद हमेशा मचा रहता है माइनिंग को लेकर। रेड्डी ब्रदर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, येदियुरप्पा साहब का नाम सुना होगा। येदियुरप्पा साहब को इसी बात पर एक बार हटना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से, समझे? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहां पर देखो आप लोग, तो सिंपल वे में पहला हम ये वाला देखते हैं, अटाकामा। अटाकामा के बारे में आप लोग ध्यान रखना, नोट करो जा जल्दी से। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से चिली में फैला हुआ है। जो मुख्य रूप से चिली में फैला हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है। यह सर जरा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो मुख्य रूप से चिली में फैला हुआ है। यह तांबा, लोहा, सोना आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध। शुष्क मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम है। शुष्क का मतलब यही हुआ ना बेटा, तुम इससे अनुमान लगा सकते हो कि यहां पर 15 से 20 सालों तक बारिश नहीं होती है। कैन यू इमेजिन? और इसका मतलब यह भी है कि 15 से 20 सालों तक बारिश ना हो, यानी कि बच्चा पैदा हो और बच्चा बड़ा भी हो जाए तो वह कभी बारिश में भीगा हुआ नहीं होगा। और बारिश में जब भीगा हुआ नहीं होगा और अचानक 20वें साल में बाहर खड़ा है और अचानक बारिश झमाझम होने लगी तो क्या कहेगा? बताओ बच्चों। भागता हुआ कह जाएगा, मम्मी मम्मी वो देखो कुछ पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, भागो भागो भागो। कैन यू इमेजिन? या दिस इज ट्रू। If you have not experienced from the childhood, then you will have become surprised. जब बच्चों को जिस चीज का अनुभव बचपन से नहीं होता तो अचानक देखते अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। यानी कि ये कह सकते हो बच्चों, क्या बेटा? इसका मतलब ये भी है
कि वहाँ की जो मूवी होंगी उन मूवी में गाने बारिश पर नहीं होंगे, जैसे आपके यहाँ मूवी में खूब गाने बारिश के मिलते हैं, वहाँ पर नहीं होंगे। पहली बात। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कई ऐसे पॉइंट हैं वहाँ पर जहाँ माना जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। पता आप लोगों को बच्चों? ऐसे ऐसे पॉइंट है, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब लगभग 10,000 साल। कई ऐसे पॉइंट है जहां पे 500-500 सालों से कभी एक बूंद नहीं गिरी है। सो इट कंसिडर्ड एज ए ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट देखो इंटरेस्टिंग बात, प्रकृति ने यहां पर कुछ नो डाउट नाइंसाफी की है, परंतु एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्रकृति यदि कहीं पर नाइंसाफी करती है तो कहीं भरपाई भी करती है। तो किस रूप में भाई? यह तांबे से, सोना से, चांदी से, लोहा से भरा हुआ, विशेष रूप से तांबे से। लिखो, इसी पठार पर दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान, दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान चिकवी कमाटा ब्रैकेट में चिली, चिकवी कमाटा है, जहां विश्व का लगभग 1/4, जहां विश्व का लगभग 1/4। सर एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चिकवी कमाटा, यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चिकवी कमाटा स्थित है, ब्रैकेट में चिली लिख लेना, स्थित है, जो विश्व का लगभग 1/4 तांबा का रिजर्व रखी हुई है। सोचो कितनी बड़ी खान है बच्चों। अतः चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक एवं निर्यातक, अतः चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा का निर्यातक, उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चिकवी कमाटा को कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मरुस्थल में कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से, हाँ, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा इस मरुस्थल में गुआनो या प्राकृतिक नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार। क्यों सबसे बड़ा भंडार है भाई? इसका जवाब मैं कल लूंगा आप लोगों से, और इसका जवाब मिलेगा एनसीईआरटी जब ध्यान से पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका को 6 वाली एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां जवाब आपको मिल जाएगा, और कल मैं जवाब पूछूंगा ये, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को अब रोकना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे सर की क्लास पहले से प्लान्ड है, बट दैट इज, हाँ क्या बेटा? कौन सी क्लास की एनसीईआरटी?
पुरानी वाली 6th की एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें साउथ अमेरिका का सारा डिस्क्रिप्शंस दिया होगा, आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आप जरा कल 6 की एनसीईआरटी पढ़िएगा और मैं एक एक से प्रश्न पूछूंगा। सबसे सामने स्क्रीन पर मेरा नाम आ रहा है, नाम बोलूंगा और सब बताएंगे। अब ऐसा ना हो कल सब गायब हो जाए इस चक्कर में। बोलिए भाई, गायब तो नहीं होंगे? नहीं सर। चलिए, अच्छी बात है कि बहादुर बच्चे हैं आप लोग। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? ओल्ड एनसीईआरटी है, इसमें इंग्लिश का कंटेंट और हिंदी का कंटेंट सेम रहता है या लैंग्वेज के? क्या बेटा? पार्डन फिर से बोलो। तो जो 6 ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें अगर इंग्लिश का हम इंग्लिश बुक देखें और हिंदी बुक देखें वही तो कंटेंट सेम रहता है या सर थोड़ा सा फर्क रहता है? सेम दोनों। सेम कंटेंट हाँ, रहता है। सेम है बेटा, उसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। ओके सर। सर तो पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश वाली भी पढ़ सकते हो। हाँ, और कोई? सर मैं ये कह रहा हूँ, कल हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर। तो बेटा कल अब क्लास अटेंड करो। कल अब मेरे पास शायद उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं देखूंगा कैसे भेजा जा सकता है। यदि भेज दिया जाए, संकल्प का ऐप होगा तो जी सर। है, ऐप है उसका? नहीं, उस पे है सर, गूगल पर है इनका वो। तो हाँ, पोर्टल बना हुआ है सर, पोर्टल। अच्छा, तो जैसे भी होगा उसको मैनेज कर दिया जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, कोई और क्वेश्चन? सर गुआनो जो सर आपने लिखवाया है या प्राकृतिक नाइट्रेट, हाँ, क्या होता है सर ये? अब बेटा यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या होता है तुम्हें बताना होगा कल। हाँ, कहाँ हो तुम यार? तुम सारी गेंद मेरे पाले में फेंके जा रहे हो यार। चलो खैर, तो बच्चों फिर कट करें। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। गुड डे। ये सर कल मैं बाय। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड बाय।